हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के साथ साथ जैसे जैसे अब क्या है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और अब इंडियन हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। साथ साथ में छत्तीसगढ़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते चलेंगे। आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री अपन करेंगे। आज हम ये जो आज का वीडियो है वो इंडियन हिस्ट्री का वीडियो पार्ट 1 है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे टॉपिक करते जाएंगे तो वीडियो अलग अलग पार्टों में आपको देता जाऊंगा। ओके, सो अगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपको साइड में राइट हैंड साइड में जो एक मैप दिख रहा है, ये मैप इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि हिंदू कुश जो माउंटेन है, इंडस रिवर जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रेड कलर में लिखा हुआ है, उसके नीचे जो थार डेजर्ट है। स्टूडेंट्स, इसी एरिया में मतलब आज जहाँ पे इंडस नदी बहता है उसके आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ। अब चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें सबसे पहला नगर 1921 में हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। आप जानते होंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक पास है और दोनों लगभग 1921 में हड़प्पा खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। इसका ऐसा कहा जाता है कि ये जो है नगरीय सभ्यता थी। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ओके, सो चलिए अब बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और, मैं आपको यहाँ जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिनॉप्सिस फॉर्म में नोट्स है, ताकि आपको याद रहे चीज़ों को, आप चीज़ें भूलें ना। मतलब मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपके दिमाग में जब आप एग्ज़ाम दोगे, क्या है, सब्जेक्टिव आपको देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम देने में और आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। आप, ये मेरी गारंटी है। बस आप ये वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए, आप बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आता है लगभग एग्जाम में आता है कि सिंधु सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी, तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। स्रोत इसका क्या है जानने का, कि मतलब किस टाइप की सभ्यता थी ये, तो इसका स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई ही इसका एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए, जो नॉर्थ में ऊपर, मतलब आपको जम्मू कश्मीर साइड, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके साउथ में किम नदी तट भगवतराव तक और ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ से लेके वेस्ट में सुतका गिडोर तक, इसका ये फैला हुआ था इंडस वैली पूरा सिविलाइजेशन। आप मैप में देख सकते हैं, इतने दूर में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट ये, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब ये किस टाइप में फैला हुआ था, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था, ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस टाइप में फैला हुआ था, मतलब त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आप याद रखेंगे, ये बुलेट पॉइंट है और मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इसमें। अब देखते हैं, कार्बन डेटिंग द्वारा इसकी आयु क्या अनुमानित की गई है, मतलब लगभग कब था ये, तो इसकी आयु अनुमानित की गई है 2300 से 1750 बीसी तक।
BC मतलब आप जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, ओके, या ईसा पूर्व भी आप बोल सकते हैं। समकालीन सभ्यता इसकी कौन कौन थी, मतलब समकालीन बोले तो मतलब इनके जो इक्वली चल रहे थे, जो सभ्यता थी इनके इक्वल जो चल रही थी वो थी मेसोपोटामिया, सुमेर और मिस्र। ये तीनों सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलली चल रही थी। उसके बाद हम आते हैं प्रमुख नगर में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम जानते हैं कुछ प्रमुख नगर थे, मेन नगर थे, है ना, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला था हड़प्पा। मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है, हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुई। 1921 में 1921 में हुई। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता दया राम साहनी थे, इसके खोजकर्ता। उसके बाद वर्तमान में कहाँ पे स्थित है ये? तो मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि किस नदी तट पर हड़प्पा नगर जो था वो स्थित था? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर जो था वो स्थित था। फिर यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है? तो 12 अन्न के भंडार प्राप्त हुए हैं, एक कांस्य की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है और श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। ये 3 चीजें जो हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नगर। पहला हड़प्पा था। अब ये क्या है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। अब इसका खोज कब हुआ? 1922 में इसका खोज हुआ। खोजकर्ता कौन था? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। वर्तमान में कहाँ पे है ये? लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में वर्तमान में ये स्थित है। नदी तट कहाँ, किस नदी तट के किनारे ये स्थित है? तो स्थित था तो ये सिंधु नदी के किनारे जो है ये नगर जो है वो स्थित था या बसा था। प्राप्त सामग्री, यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे क्या, पशुपतिनाथ की मूर्ति से क्या अंदाजा लगाया गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पूजा पाठ में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा का चलन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही चलता आ रहा है, जो कि आज तक हम जानते हैं, आज तक हम मूर्ति का पूजा करते हैं। और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से कुआं के अवशेष मिले हैं, विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार बोले तो जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आप कभी गाँव में जाएंगे तो कोठी बोला जाता है, जिसमें कि चावल, धान, गेहूँ पूरा भर के रखा जाता है, तो उसको एक अन्नागार बोलते हैं। मतलब एक स्टोरेज टैंक रहता है, उसको आप बोल सकते हैं स्टोरेज टैंक, उसको हम अन्नागार बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें कि सारा जो अनाज था, लोगों के खाने पीने की चीज़ें, वो उसमें स्टोर करके रखा जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं चन्हू दड़ो का खोज कब हुआ? 1931 में चन्हू दड़ो का खोज हुआ। इसके खोजकर्ता M.G. मजूमदार थे। वर्तमान में कहाँ है ये? सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। कौन से नदी तट के किनारे ये स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित था। यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है? तो मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर क्या देंगे? चन्हू दड़ो। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा का खोज कब हुआ? 1953 में इसका खोज हुआ। खोजकर्ता कौन था? A.N. घोष इसके खोजकर्ता थे। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और कौन से नदी तट के किनारे ये बसा नगर था? तो घग्गर नदी तट के किनारे ये नगर बसा था। प्राप्त सामग्री क्या है? जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं, अग्निवेदी यहाँ से मिला है, कच्ची ईंटों का मकान यहाँ से मिला है, सिंधु डिजाइन की बेलनकार मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोथल को हम जानते हैं कि लोथल को पतन नगर बोला जाता था। मतलब लोथल जो था एक डॉकयार्ड था,
इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था वो लोथल नगर एक डॉकयार्ड था। पिक्चर में देख सकते होंगे कि ये पूरा नदी के किनारे ये पूरा शहर बसा हुआ था और जो भी व्यापार इनका होता था वो लोथल से ही इनका पूरा व्यापार का संचालन होता था। इसका खोज कब हुआ? 1957 में इसका खोज हुआ। इसके खोजकर्ता कौन थे? SR राव ने इसकी खोज की। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। आप जानते हैं कि गुजरात जो है वो नदी तट के किनारे आज भी है, तो इसीलिए इसको वहीं बसाया गया था ताकि जो है पानी के मार्ग से सामानों का आवागमन अच्छे से हो सके और थोड़ा कम खर्च में हो सके। अब कौन से नदी तट के किनारे ये बसा था? तो ये भोगवा नदी तट के किनारे बसा हुआ था। क्या क्या सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई? तो बंदरगाह, हम जानते हैं कि बंदरगाह था, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। युगल समाधान यहाँ से 100 भी प्राप्त हो चुके हैं। फारस की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हो चुकी हैं और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण मतलब अग्नि की पूजा मतलब ये लोग करते थे, उसके प्रमाण जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बनावली। बनावली की खोज कब हुई? 1973 में बनावली की खोज हुई। खोजकर्ता कौन थे? RS बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। नदी तट, ये किसी नदी तट के किनारे नहीं बसा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नदी तट नहीं है लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं प्राप्त सामग्री में मिट्टी का हल यहाँ से मिला है। मिट्टी का हल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, लगभग एग्जाम में आता है कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद उन्नत किस्म का जौ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है बनावली से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नगर है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज कब हुई? 1990 में धौलावीरा की खोज हुई। इसके खोजकर्ता कौन थे? JP जोशी इसके खोजकर्ता थे। वर्तमान में स्थित कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। नदी तट नहीं है, मतलब ये किसी नदी तट के किनारे नहीं बसा था, इसीलिए मैंने नदी तट नहीं है लिख दिया है। प्राप्त सामग्री क्या है? उत्तम जल निकासी व्यवस्था यहाँ पे थी। यहाँ मतलब उत्तम जल निकासी व्यवस्था मतलब यहाँ पे नालियाँ जो थी, जल निकासी मतलब नाली, यह नालियाँ जो थी वो इतना बेहतरीन ढंग से बना हुआ था कि वैसा आज नहीं बना होता है। अगर आप देखेंगे शहरों में तो इतना इनका मतलब उन्नत किस्म की इनकी टेक्नोलॉजी थी, आप ये अनुमान लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अब इनका व्यापार कैसे होता था, देखते हैं। फारस, मेसोपोटामिया, सुमेर से इनका व्यापारिक संबंध था। फारस, मेसोपोटामिया, सुमेर हमने पहले देखा था, ये इनके समकालीन सभ्यता थी, इसीलिए इनका व्यापारिक संबंध भी फारस, मेसोपोटामिया, सुमेर से ही था। नेक्स्ट देखते हैं टीन, चांदी और मणि, ये लोग बाहर से आयात करते थे, बाहर से मंगाते थे। अफगानिस्तान से ये टीन, चांदी और मणि मंगाते थे, सोच लीजिए आप। तांबा जो है वो खेतड़ी, राजस्थान से मंगाते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। उस समय भी देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उस जमाने में, मतलब उस सिविलाइजेशन जो कि सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है। और सोना जो कहाँ से आता था? कोलार, कर्नाटक से, जो कि आज भी फेमस, आप जानते होंगे। उसके बाद लिपि। अब इनकी लिपि हम जानते हैं कि लिपि इनकी नहीं पढ़ी जा सकी है। देखिए आप राइट साइड में देख सकते हैं पिक्चर में, ये इनके मुहर थे, मुहर से इनकी लिपि का पता चलता है। जानकारी का स्रोत मुहर है, ये देखिए पढ़ लिए अपन। जानकारी का स्रोत क्या है इनका? लिपि की जानकारी का स्रोत क्या है? मुहर। उसके बाद इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको कि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। धार्मिक प्रथा इनकी कैसी थी, देखते हैं। मातृदेवी, कुबड़ वाला सांड, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे, ये सब की पूजा करते थे। ओके, मूर्ति पूजा का चलन था, मैंने आपको बताया कि उस समय से ये लोग मूर्ति पूजा का चलन उस समय से मूर्ति पूजा का चलन चला आ रहा है। मंदिर निर्माण नहीं होता था, हाँ ये एक मेजर डिफरेंस है आज की स्थिति में और जो सिंधु सभ्यता थी उस समय की स्थिति में। मेजर डिफरेंस क्या है? मंदिर निर्माण नहीं होता था उस समय, और अब जो क्या है, अब हम क्या करते हैं? मंदिर निर्माण करते हैं और उसमें मूर्ति स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सिर्फ क्या है, मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर निर्माण के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं पशु बलि प्रथा प्रचलित, यहाँ ये दोनों कॉमन है, ये आज भी प्रचलित है, उस समय भी प्रचलित था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुहर। मुहर सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। विभिन्न पशु चित्र है लेकिन गाय का नहीं है। मुहरों पे
इनकी जो मोहरें थी, इनके उस समय के कॉइन्स थे या उन समय के रुपए थे, उसमें सभी जानवरों का, सभी का चित्र आपको अंकित मिलेगा, लेकिन गाय का चित्र नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। राखीगढ़ से घोड़े की टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। राखीगढ़ से, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राखीगढ़ हरियाणा से घोड़े की टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मृतक संस्कार। मृतक संस्कार क्या था? इनके संस्कृति में दफनाया जाता था। मतलब आज क्या है, हिंदुओं की संस्कृति में जलाया जाता है, लेकिन उनकी संस्कृति में दफनाया जाता था। और कैसे दफनाया जाता था? शवों को जलाकर अवशेषों को बर्तन में रख के दफनाया जाना सबसे प्रसिद्ध था। मतलब देखिए, शवों को पहले जलाते थे, फिर उसको बर्तन में रखते थे, फिर दफनाते थे। थोड़ा अजीब है, लेकिन अब उनका कुछ मान्यता रहा होगा। पशु पक्षियों के लिए भी छोड़ना एक प्रसिद्ध मृतक संस्कार की विधि थी। ये भी एक अलग ही तरह के एक उनका क्या बोलेंगे कल्चर था। अब पतन के कारण आखिर ये क्यों खत्म हुआ? सिंधु सभ्यता जब इतनी उन्नत किस्म का इनका सिविलाइजेशन था, तो आखिर खत्म क्यों हुआ? इसके बारे में देखिए एक्सपर्ट्स भी ज़्यादा नहीं जानते, किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी, इसके बारे में किसी के भी पास जानकारी नहीं है कि आखिर एग्जैक्ट रीज़न क्या था इसके ख़त्म होने का। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई अपने अपने हिसाब से। जैसे मैके और मार्शल के अनुसार बाढ़ इनके पतन का कारण बना। जैसे मैके और मार्शल ने क्या बोला कि हो सकता है बाढ़ आया हो जिससे कि इनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, जबकि जो दूसरे थे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये इन लोगों ने क्या बोला कि आर्यों का आक्रमण, मतलब देखिए इसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि आर्य आक्रमण किए थे। तो इनका गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना ये था कि आर्य जब आक्रमण किए तो वो इनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिए और उसके बाद वो अपना सिविलाइजेशन एक बना लिए, जो कि इनके पतन का कारण बना। अब इसके बारे में कोई भी साक्ष्य अभी एकदम कंफर्म नहीं है, इसीलिए अलग अलग लोगों ने अपना अपना मत रखा है। आज के लिए इतना ही। सिंधु घाटी सभ्यता इतना ही था। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और बुलेट पॉइंट्स को रट लीजिए। लगभग यही चीज़ें आती हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा सिंधु सभ्यता से। ओके, अब इसके बाद हम सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चंस का PDF भी दे दूंगा और क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे 1 लाइनर में, जिससे कि अपने को एक अंदाजा लगाया जा सके कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।